मुझे बस में कभी किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा था कि आप डीसी हैं कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। मैंने अपने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस जो है उस पर फोकस करने की कोशिश की। देखिए, ड्रग अब्यूज़ जो है जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट बन गया है और अभी सोशल चेंज की वजह से जो आपने जैसे कहा फीमेल्स मेल्स अभी जो हमारी यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। शॉकिंग केसेस आते हैं, जैसे छोटे बच्चों की रेप मर्डर केसेस आते हैं। जब आप काम पे हो तो आप पूरी तरह 100% अपने काम की तरफ फोकस रखें। नमस्कार, इस संघर्ष की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो भी दर्शक ये कहानी देख रहे हैं उनको हम आज हिमाचल के उस प्राइड से मिलाने जा रहे हैं जो कि अपने सौम्य स्वभाव के साथ कड़क कार्यशैली को लेकर जो है वो खूब जानी जाती हैं। और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कांगड़ा जिला की पहली महिला एसपी शालिनी अग्निहोत्री जी हैं, जिनके साथ आज हम उनकी जर्नी को लेकर बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कैसे उन्होंने सिविल सर्विसेज में आने का सोचा और कैसे ये जर्नी जो है वो उनकी शुरू हुई। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है अनंत ज्ञान में। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो आपकी जर्नी को लेकर ही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटे से राज्य से निकलकर प्रदेश भर में एक प्रशासनिक तौर पर अपनी पहचान बनाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा और कैसी इसकी शुरुआत जो है वो आपने की। देखिए, यूपीएससी का 2011 का एग्ज़ाम मैंने दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और आईपीएस में मुझे 2012 बैच में अपॉइंटमेंट मेरा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश से बहुत ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को नहीं अपेयर भी नहीं होते हैं और उनको इस विषय में जानकारी भी नहीं है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन था, क्योंकि मैं यहाँ पे कांगड़ा ज़िले में ही मैंने ग्रेजुएशन की, अपनी स्कूल की पढ़ाई की और इसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लुधियाना पंजाब में गई थी। तो क्लास 12 के बाद जैसे सभी एग्ज़ाम्स देते हैं, मैंने भी मेडिकल नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे, जिसमें मेरा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैं बीएससी मैंने पालमपुर यूनिवर्सिटी से करी और उसके आगे जब मैंने करियर के बारे में सोचा तो यूपीएससी हमेशा से एक मेरे माइंड में एक ऑप्शन थी कि डीसी और एसपी किस तरह के ऑफिसर्स रहते हैं और किस तरह उनकी कार्यशैली रहती है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस तरफ फोकस किया और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसके साथ साथ ही मैंने तैयारी करी। तो मुझे लगता है कि ये एक जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, इसको क्लियर करने के लिए बहुत ही पेशेंस और सही तरीके की स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और हिमाचल में बच्चों में बहुत टैलेंट है, लेकिन सही रास्ते की वजह से ना होना या फिर उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस जैसे मुझ में भी कम था, क्योंकि आमतौर पे ये धारणा है कि आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत है और बहुत अलग तरीके के या इंग्लिश मीडियम के ही जो बच्चे हैं उसको क्लियर कर पाते हैं। बट मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगी कि ये एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो लगभग 1.5 से 2 साल आपको इस पर मेहनत करनी चाहिए। और आप चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ें हैं, हिमाचल से पढ़ें, हिमाचल के बाहर से पढ़ें, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, लेकिन आपकी मेहनत और इसमें जो आपकी लगन है और किस तरीके से आप तैयारी में लगभग हर दिन 6-7 घंटे अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दे सकते हैं तो आप ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। और उसके आगे पुलिस में जो जर्नी है वो अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही है। एज अ पर्सन मैंने बहुत कुछ सीखा है पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके, लोगों से मिलके। और पुलिस विभाग में हमेशा बहुत ही एक क्राइसिस भरी सिचुएशन रहती है और साथ में लोगों का जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है या उनके जो नकारात्मक उनकी ज़िंदगी के अनुभव हैं वही लेके हमारे पास लोग आते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत टाइम आपको बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजंस रिस्क ओरिएंटेड भी होते हैं। लेकिन अभी तक के जर्नी में हिमाचल प्रदेश में मुझे हिमाचल प्रदेश पुलिस की सभी अपने सहयोगियों का साथ भी मिला, पब्लिक का बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पर्सनैलिटी मैंने बहुत कुछ सीखा है पुलिस डिपार्टमेंट में। और जहाँ भी मुझे काम करने का मौका दिया गया वहाँ पे अपनी तरफ से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है और लोगों के सहयोग से हमेशा एक अच्छा टेन्योर हर जगह मुझे मिला। मैम, बचपन में बस में आपके साथ एक घटना हुई थी जिससे आप काफ़ी प्रेरणा जो है वो आपको इस फील्ड में जाने की मिली। क्या वो घटना थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ये मुझे बस में कभी किसी अनजान व्यक्ति ने पूछा था कि आप डीसी हैं कि मैं आपकी सारी बातें मानूंगा। तो जब आप छोटे होते हो तो आपको लगता है कि ये
मुझे ऐसा लगा कि डीसी कौन होता है और क्या होता है कि जिसकी वजह से जिसकी सारी बातें मानते हैं। तो ये घटना है जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जैसे हम कह सकते हैं कि डीसी और एसपी क्या होता है, ये इस घटना की वजह से हुआ था। और मुझे लगता है कि एक छोटी सी इंस्टेंस होती है जो आपके ध्यान में रह जाती है, आपकी याद में रहती है, उस तरह की घटना जो मेरे ध्यान में रह गई थी। और यहीं से पहली बार मैंने ये शब्द सुने थे। लेकिन जैसे बचपन में बहुत कुछ आपके एम्स बार बार चेंज होते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही था। मैं बहुत ज़्यादा, अगर आप कोई पायलट को देखते तो आपको लगता है आपको पायलट बनना है, डॉक्टर्स को देखते तो डॉक्टर बनना है, इसी तरह की सिचुएशन रही। लेकिन जब सीरियसली मैंने किसी एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में सोचा तो यूपीएससी जो है उस तरफ मैंने अपनी एनर्जी को डिवोट किया और उस वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ और आज मैं यहाँ। मैम, महिला हैं आप और पुलिस फोर्स को आप कमांड करती हैं। परिवार से दूर रहकर 24/7 हमेशा ड्यूटी के लिए तत्पर रहना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है आपके लिए ये? देखिए, वर्किंग कोई भी फीमेल्स हैं, चाहे पुलिस में है चाहे किसी और डिपार्टमेंट में, उनको डेफिनेटली एक एडिशनल चैलेंज ज़रूर रहती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप काम पे हो तो आप पूरी तरह 100% अपने काम की तरफ फोकस रखें, और जब घर पे हो तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी आपका ध्यान है वो घर पे रहे। तो मैं इस मोटिव के साथ अपना काम कर रही हूँ। और पुलिस विभाग में एज अ फीमेल बहुत सारी फ़ायदे भी रहते हैं, नुकसान भी रहते हैं, तो वो यहाँ भी रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मुझे हमेशा मेरे कलीग्स का, मेरे सहयोगियों का बहुत अच्छा साथ मिला और पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट और विश्वास मिला है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पुलिस का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा रहा। मैम, काम के प्रति अपनी डेडिकेशन और अपने इंस्पिरेशन कैसे बनाए रखते हैं आप? देखिए, मुझे पुलिस का काम जब मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन का काम समझा देखा तो वहीं से मुझे ऐसा लगा कि ये काम एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग तो है, लेकिन बहुत सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे है। और हमें हर दिन एक मौका ज़रूर मिलता है कि हम किसी की लाइफ को अच्छे के लिए चेंज कर पाएँ, या उसको कोई इनजस्टिस की बात है तो उसको जस्टिस की तरफ हम बढ़ा पाएँ। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है क्राइम्स को सॉल्व करने की, या किसी की प्रॉब्लम्स को आप उनको हेल्प कर सकते हो, या कोई किसी के साथ कोई गलत चीज़ हुई है उसको आप सही करके जो हमारा लीगल सिस्टम है उसमें सही तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ये जो सेटिस्फेक्शन और कंटेंटमेंट है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे ये फील्ड बहुत पसंद है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको मोटिवेटेड रहने के लिए लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस तरह की लाइफ अपने लिए एनविजन करते हो। तो इस जॉब की वजह से मुझे सिक्योरिटी, सेफ्टी अपने लिए भी, और साथ में एक रिस्पेक्ट, उसके साथ आपके डिसीजंस बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करते हैं। और आप जब कुछ अच्छा होता है कोई, हम कभी कभी हमारे सामने बहुत ही शॉकिंग केसेस आते हैं, जैसे छोटे बच्चों की रेप, मर्डर केसेस आते हैं, उनको जब हम मेहनत करके 6 महीने बाद, साल बाद भी सॉल्व करते हैं, तो उस तरह का जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी और जॉब प्रोफाइल में मुझे नहीं लगता मिलेगा। तो यही ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे हमेशा पॉजिटिव तरीके से मैं इस जॉब को लेती हूँ, और मुझे मोटिवेट भी करती हैं कि हर दिन आके जो है कुछ अच्छा, कुछ नया सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। मैम, नशा माफिया के खिलाफ भी आपने काफ़ी काम किया है, और हिमाचल की बात करें या फिर कांगड़ा की बात करें तो लड़कों के साथ आजकल लड़कियां भी जो है इसकी ओर बढ़ती जा रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि क्या कदम उठाने चाहिए जो इस नशा माफिया के खिलाफ जो है वो इसको रोका जा सके? देखिए, ड्रग अब्यूज़ जो है जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट बन गया है, और अभी सोशल चेंज की वजह से जो आपने जैसे कहा, फीमेल्स, मेल्स, सभी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। मैं इससे पहले कुल्लू, मंडी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी मुझे काम करने का मौका मिला, और अब कांगड़ा में तो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ भी प्रचलन जो है बढ़ता जा रहा है। कांगड़ा खासकर, क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉर्डर जो है पंजाब स्टेट से लगता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लक्स भी बढ़ा हुआ है। इसको रोकथाम के लिए पुलिस का कार्य है कि हमें पकड़ना है, डिटेक्ट करना है, ऐसे जो नेक्सस में लोग जुड़े हैं उनको लीगल प्रक्रिया में शामिल करना है। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये समझें एज अ सोशल सेटअप कि यंगस्टर्स इस तरफ क्यों जा रहे हैं, बच्चे इस तरफ क्यों कर रहे हैं। जैसे हम सभी, मैं तो इसी शहर में बड़ी हुई हूँ, हम सभी एक फ़ेज़ में होते हैं जहाँ पे हमको नई चीज़ों की क्यूरोसिटी रहती है, या नई चीज़ों की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, और ये फ़र्क नहीं समझ पाते कि हमारे लिए सही और गलत क्या है। लेकिन
हमारे समय में इस तरह की इश्यूज़ कम थी कंपैरेटिवली। जब आज हम देखते हैं तो बहुत चाहे वो अल्कोहल ड्रिंकिंग है या फिर ड्रग्स का अब्यूज़ है, ये बढ़ता हुआ प्रचलन हमें सोशल सेटअप में दिख रहा है। तो इसके लिए एक तो अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा जो यंग जनरेशन है उसको सही डायरेक्शन में एनर्जी यूज़ करने के मौके मिलना भी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है पुलिस का जो अपना कार्य है, डिटेक्शन, पकड़ना, लोगों को जेल में डालना, हम जैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम साथ में जो अटैच करने की हम प्रक्रिया कर रहे हैं। और पिछले साल हमने 2022 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल केसेस करे, डबल लोगों को अंदर डाला, जिसमें कि जम्मू, पंजाब, दिल्ली, यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं अरेस्ट हुए, महिलाएं भी अरेस्ट हुई जो कि पेडलिंग का काम कर रही थी। तो ये प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहनी चाहिए, और आगे हमारी कोशिश रहेगी इस साल हम पिछले साल से और ज़्यादा अच्छा इस पे काम करें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी सामाजिक तौर पे इसका अवेयरनेस और एक सामाजिक एक इसमें सबका मिला जुला रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है। हमें समझना ज़रूरी है कि यंगस्टर्स क्या ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या क्या उनका माइंडसेट है जिसकी वजह से वो इस तरफ आकर्षित होते हैं। तो इसलिए स्कूल्स, कॉलेजेस में जिस तरह से हम विजिट्स करते रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, कोशिश करते हैं उनको समझाने की, उनकी बात समझने की, और साथ में जो एजुकेशन, हेल्थ और ये जो सेटअप्स हैं इनको भी इकट्ठे होकर जो है इस मैटर को समझना पड़ेगा और डील करना पड़ेगा। और सोशल तौर पे पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को एक अपनी भूमिका इसमें निभाना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में ना तो फैमिली के लिए यूज़फुल है, ना अपने लिए यूज़फुल है, ना ही कंट्री के लिए यूज़फुल है। तो ये हम सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट विषय, और इस पे मुझे लगता है जब सभी स्टेक होल्डर्स मिल के इसका रिस्पॉन्स हम करेंगे तो इस समस्या से हम लड़ सकते हैं। मैम, कांगड़ा की आप पहली महिला एसपी हैं, तो क्या लगता है आपको कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आपके पास क्या नए सुझाव हैं? देखिए, कांगड़ा ज़िला एक बहुत ही पुराना ज़िला है, और यदि आप यहाँ के डीसी, एसपी के बोर्ड्स देखें तो 1800 से यहाँ पे ये ऑफिस सेटअप है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे में दफ्तर जो हैं चल रहे हैं, और लोगों का जो अवेयरनेस लेवल है कि गवर्नमेंट सर्विसेज से क्या क्या उनकी अपेक्षाएं, वो काफ़ी ऑलरेडी हाई है। तो उसको मीट आउट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है, खासकर पुलिस विभाग को, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो इन्फॉर्मेशन आती है, कॉल्स आती है, वो किसी न किसी परेशानी की वजह से लोग हमें अप्रोच करते हैं, हमारे पास आते हैं। तो हमारा रिस्पॉन्स और किस तरीके से हम उसको बिना समय गवाए हर चीज़ को एक सिंसियर और सीरियस तरीके से हम डील करें तो सिचुएशंस अच्छी रहती हैं। इसके अलावा जो क्राइम्स कांगड़ा ज़िले में ज़्यादातर अफेक्ट करते हैं लोगों को, चाहे थेफ्ट्स है, बर्गलरीज हैं, ड्रग्स की अभी हमने बात करी, मारपीट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन पे हमारी फोकस रहती है। मैंने अपने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस जो है उस पर फोकस करने की कोशिश की। इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट अधिबा नाम से चलाया भी, और उस पर हम अभी भी काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलता है। इसके साथ ही साइबर क्राइम एक उभरता हुआ फील्ड है, तो हम अवेयरनेस के माध्यम से अपने फेसबुक पेज से, अदरवाइज़ आप मीडिया के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके माध्यम से पब्लिक में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट तभी आगे बढ़ सकता है जब हम 2 ट्रेड्स अपनाएं। इसमें एक फर्स्ट है रिस्पॉन्स, और दूसरा है कि हम निष्पक्ष तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो कांगड़ा ज़िला में मेरी 2 ही डायरेक्शंस मेरी टीम्स को रहती हैं कि वो हर एक मैटर को सीरियस लें, समझें, और उसको जो भी सूटेबल उस पर कार्रवाई बनती है हम करें, और निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर, बिना किसी दबाव के, ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोगों को अपनी सर्विसेज दें। तो इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्रिटिसिज्म और प्रेज़ दोनों फेस करने के लिए हम रेडी रहें, लेकिन अपना काम जो है सही तरीके से करें, और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से पब्लिक की कंप्लेंट्स को सुनें और उनको हम डील करें। मैम, अंत में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, जिससे कि आपको लगता है कि आपकी इस बात को सुनकर महिलाएं जो है वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने का मकसद जो है वो एक ज़रूर तैयार करें? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं में वो सारे गुण ऑलरेडी हैं जो चाहिए कि आप लाइफ में जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सभी महिलाएं जो जॉब करती है वही एम्पावर्ड है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो भी आपका सोसाइटी में रोल है, फैमिली में रोल है, उसको आप समझें और अपने डिसीजंस जो हैं वो सोच समझ के लें। यदि आप होम मेकर हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आपकी फैमिली सही से चले, आपके बच्चे अच्छे तरीके से उनकी परवरिश हो, आगे बढ़े। यदि आप वर्किंग हैं तो आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको घर के साथ साथ अपना वर्क स्पेस भी मैनेज करना है।
तो आपके पास ऑलरेडी वो सारी शक्तियाँ हैं, पावर्स हैं, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आप ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा, जो भी डिसीजंस आप लें वो सोच समझ के लें। और एम्पावरमेंट जो है उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो, बल्कि आपकी थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो, आपकी फैमिली में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो हर तरीके से हो, और फैमिली की अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट, आपकी अपनी अपलिफ्टमेंट जो है उसमें आप थॉटफुली और सिंसेयरली अपने लिए काम करें। और हमेशा याद रखें कि महिलाओं में किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए या किसी भी तरीके के किसी इशू को फेस करने के लिए ऑलरेडी सारी शक्तियाँ, पावर्स, थॉट है। सिर्फ उसको हमें पहचानना है, और पहचानने के बाद उसको अपनी डे टू डे लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट करना है, एंगेज करना है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने। तो इस कहानी के माध्यम से हमने आपके साथ आईपीएस शालिनी अग्निहोत्री जी की कहानी को जो है वो साझा किया है कि किस तरह से इनकी यूपीएससी जर्नी जो है वो रही है, और किस तरह से ये महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम जो है वो आज कर रही हैं। तो फिलहाल के लिए इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।